हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आराम से हो? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? घर पे रहिए, पढ़िए, खूब पढ़िए। आज हम फिर क्लास 12 का लेक्चर लेकर के आया हूँ आपके सम्मुख। क्लास 12 में ये 11वां लेक्चर है। हम जो है सॉल्यूशन बिलेन चैप्टर पढ़ा रहे थे। बिलेन चैप्टर पढ़ा रहे थे। बिलेन चैप्टर में कहाँ तक हुआ था? बिलेन चैप्टर आपका जो चल रहा था उसमें चल रहा था कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमने आपको बताया था कि 4 प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि 4 प्रकार की प्रॉपर्टी होती थी। अब उस प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी हो चुकी है। आज हम आपको दूसरी प्रॉपर्टी जा रहे हैं बताने के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन सबसे पहले फिर एक बार आपको याद दिला दें। अणुसंख्यक गुणधर्म, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मतलब अणुसंख्यक गुणधर्म होता क्या है? ऐसा गुणधर्म जो केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। वह गुणधर्म जो केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है क्या कहलाता है? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। अब आप एक चीज याद रखिए कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की एक नई डेफिनेशन क्या बन रही है। अब चूंकि आप पढ़ते आ रहे होंगे कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगे उसको क्या कहा जाता था? क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता था। ये परिभाषा सही है, लेकिन आपके लेवल पर परिभाषा बदल जाएगी। अब यहाँ पर परिभाषा आपको क्या पढ़ना है? जैसे आप जानते हैं कोई लिक्विड है, सॉल्यूशन लिक्विड का है, तो लिक्विड क्या बनाता है? वेपर मतलब वाष्प। और जो वाष्प बनाता है वो वाष्प उसके तल पर, लिक्विड जिस बर्तन में अगर कंटेनर बंद है तो उसके तल पर एक दाब लगाता है। उस दाब को कहा जाता है वाष्प दाब। क्या कहा जाता है? वाष्प दाब। जैसे हम बाय द वे एक बर्तन ले रहे हैं, बर्तन में क्या भर दे रहे हैं? सॉल्यूशन को ही भर दें। क्या भर दें? सॉल्यूशन बिलेन भर दें। बिलेन भरने के बाद अब ये जो बर्तन है ऊपर से क्या है? बंद है। तो आप जानते हैं कि यहां से ये वाष्पित होगा। क्या होगा? वाष्पित होगा। मतलब ये बिलेन वाष्प के रूप में ऊपर इकट्ठा होगा। अब ये वाष्प है, गैसीय अवस्था में है, तो गैस में एक जबरदस्त प्रॉपर्टी क्या होती है कि गैस क्या लगाती है? दाब लगाती है। क्या लगाती है? दाब लगाती है। तो जैसे जैसे इसमें वाष्प की मात्रा बढ़ती जाती है तो इसके तली पर, यही जो द्रव है, द्रव के तल पर नीचे की तरफ एक दाब लगता है। इसी दाब को कहा जाता है वाष्प दाब। तल को नीचे दबाता है, इसी दाब का नाम क्या होता है? वाष्प दाब। एक चीज याद रखिए, वाष्प बनेगा तो वाष्प क्या लगाएगा? वाष्प दाब। यदि वाष्प दाब, अब आप जान रहे हैं कि वाष्प जैसे जैसे बनता जाएगा दाब भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। दाब बढ़ते बढ़ते यदि वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो ये द्रव है क्या होने लगता है? उबलने लगता है। ये द्रव क्या होता है? द्रव जो विलयन है वो क्या होने लगता है? उबलने लगता है। और ये जिस ताप पर, अब इसको गर्म भी करते रहिए तभी ताप बढ़ेगा। जिस ताप पर ये उबलने लगता है
उसी ताप को कहा जाता है क्वथनांक। क्या कहा जाता है? क्वथनांक। इसको इंग्लिश में कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ये आपका नया डेफिनेशन बना। किसका बना? क्वथनांक का। क्वथनांक वह ताप है जहां पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्यूशन में दो घटक होते हैं। एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा आपका क्या होता है? सॉल्यूट। ध्यान दीजिए, विलयन है तो विलयन में दो घटक होते हैं। एक विलेय होता है, दूसरा क्या होता है? विलायक होता है। आप एक चीज याद रखिएगा, यहां पर जो विलायक है, ए कर दीजिए और बी कर दीजिए। ए मतलब विलायक और बी मतलब विलेय। विलेय हम ले लें अवाष्पशील। अवाष्पशील। अब देखो कैसे इसको समझा जाए। इसको पहले समझ लीजिए। बाय द वे ये क्या है? पानी है, H2O। इसको गर्म करेंगे तो ये क्या बनाएगा? वेपर बनाएगा। अब चूंकि ये पेवर अवस्था में है तो इसके द्वारा जो दाब बनता है उस दाब को कहा जाता है PA0। क्या कहा जाता है? PA0। हमने बताया था कि अगर इसमें विलेय भी डाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा? विलेन बन जाएगा। बाय द वे इसमें क्या डाल दिए? NaCl। क्या डाल दिए? NaCl डाल दिया गया। NaCl जब डाल देंगे, अभी देखिए ये जब H2 पेवर अवस्था में तो ज्यादा सरफेस पे सब किसके मॉलिक्यूल्स हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। किसके मॉलिक्यूल्स हैं? वाटर मतलब पानी के अणु हैं। अभी बाय द वे बी भी इसमें डाल दिया जाए तो एक अणु ए का रहेगा तो एक बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए। ध्यान दीजिए, वाष्प चूंकि बी जो है अवाष्पशील है, वाष्पित तो ये होगा नहीं। जब ये वाष्पित नहीं होगा तो ये वाष्प बनाएगा नहीं, तो इसका वाष्प दाब भी क्या होगा? या तो बहुत कम होगा या तो जीरो होगा। तो PB इक्वल टू क्या होता है? जीरो। जब PB जीरो है उस सिचुएशन में अब आप जान रहे हैं कि पृष्ठ पे अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या कम हो गई तो इसका वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया। वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है। अब इसमें नमक डाल दिए तो अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं उबलेगा बल्कि 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर बाय द वे उबल रहा है। अब आप बताइए, पहले जब शुद्ध अवस्था में केवल पानी था तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा था। नमक डाल दिए तो नमक डालने से उसका क्वथनांक कितना हो गया? 105 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब बताओ क्वथनांक बढ़ा कि घटा? बढ़ गया, बढ़ा। इसी को कहा जाता है क्वथनांक में उन्नयन। क्या कहा जाता है? क्वथनांक में उन्नयन। बोलो, जब अवाष्पशील पदार्थ डाल देंगे तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वाष्पशील डाल दीजिए तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अवाष्पशील डाल रहे हैं तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक फैक्टर और जान लीजिए, एक कारण और समझ लीजिए। ध्यान दीजिए, ये केवल जल है तो ज्यादा वाष्प बनाएगा। अगर विलयन बना लिया जाए तो विलयन जब बनाएंगे तो सतह पर
ये ए है, विलायक है, और ये आपका बी है। बी क्या है? बी। अब सतह पर, अब चूंकि वाष्प दाब किस पर निर्भर करेगा? ए पर। तो ए के मॉलिक्यूल्स मतलब अणु क्या हुए? सतह पर कम हुए, तो कम वाष्प बनेगा। क्या होगा? कम वाष्प बनेगा। अगर केवल पानी रखा जाए तो ज्यादा वाष्पित होगा। अगर उसमें नमक मिला दिया जाए तो क्या होगा? कम वाष्पित होगा। जब कम वाष्पित होगा तो वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। बोलो, समझ में आ रहा है? कम वाष्पित होगा तो वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। अब आप जानते हैं कि वाष्प दाब बढ़ करके कितने के बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब पर। बाय द वे, शुद्ध पानी है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ये पहुंचता है तो इसका वाष्प दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। बोलो, अब क्योंकि ये कम वाष्प बना रहा है तो इसको ज्यादा नहीं हीट करना पड़ेगा, ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वाष्प कम बन रहा है। पहले पेवर अवस्था में केवल पानी था तो वाष्प ज्यादा बन रहा था। अब विलयन बना दिया गया तो वाष्प क्या हो गया? कम हो गया। तो वाष्प दाब भी क्या हो गया? कम हो गया। अब चूंकि वाष्प दाब हमको कितने के बराबर करना है? 1 वायुमंडलीय, तो पहले से ज्यादा हमको क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। समझ में आया? तो इस प्रकार वाष्प को बढ़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा गर्म किया जाता है वही आपका क्या है? उन्नयन। कितना ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाए तो वही क्या कहलाएगा? क्वथनांक का उन्नयन। मतलब क्वथनांक का बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? क्वथनांक उन्नयन। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा था, अब 105 पर उबल रहा है, 110 पर उबल रहा है, तो ये क्या हुआ? बढ़ गया। तो क्वथनांक का आगे बढ़ जाना मतलब क्या कहलाएगा? क्वथनांक का उन्नयन। ये बात समझ में आया? चलिए, लिखा कैसे जाए देखिए। अब हम इसको लिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए। यदि विलयन में कोई अवाष्पशील विलेय उपस्थित हो, तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। वाष्प दाब कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कम हो जाता है, जिससे विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक का बढ़ना ही क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। इसे डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होगा? शुद्ध अवस्था में बाय द वे केवल पानी है तो पानी का क्वथनांक T1 कर दीजिए, माइनस विलयन में उपस्थित
विलयन का क्वथनांक नहीं, T2 माइनस T1। T2 क्या है? विलयन का क्वथनांक है, और T1 क्या है? विलायक का क्वथनांक। ना जानिए तो इसे नोट कर लीजिएगा। T2 क्या है? विलयन का क्वथनांक है। T1 क्या है? विलायक का क्वथनांक है। इस प्रकार डेल्टा T आप निकाल सकते हैं। अतः किसी विलयन में क्वथनांक का उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होती है। समानुपाती होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। मोललता को किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल एम से। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा? के बी स्मॉल एम, जहां के बी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या कहलाएगा? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। m की जो वैल्यू होती है, m बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बी बाई एम बी डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। 1000 ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं। देखो कैसे रख सकते हैं, देखिए ध्यान से। डेल्टा टी बी बराबर क्या होगा? के बी। स्मॉल एम की जगह पे इतना मान रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी गुणे 1000 बटे एम बी गुणे डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए क्या है? विलायक का भार इन ग्राम, सब ग्राम में है। ये विलेय का अणुभार है, ये विलेय का भार है, ये विलायक का भार है। इस तरह से इस फार्मूले का प्रयोग करके हम क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा टीबी निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें से 1 2 3 4 5 राशियों का संबंध है। अगर 4 राशियां हमको पता हो तो 5वें का मान हम निकाल सकते हैं। तो यही आपका क्या बना? फार्मूला बना। ये किसका फार्मूला है? क्वथनांक में उन्नयन। किसका फार्मूला है? क्वथनांक में उन्नयन का ये फार्मूला है। अगला टॉपिक आपका है तीसरा नंबर। अच्छा एक सेकंड, इसका थोड़ा ग्राफ बना लिया जाए। ग्राफ से भी देख लीजिए। इस पे हम प्रदर्शित कर रहे हैं टेम्परेचर ताप, और यहाँ पर हम प्रेशर वाष्प दाब क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? वाष्प दाब। बाय द वे, किसी टेम्परेचर पर जो विलेय है, नहीं विलयन एक लिया जाए और एक क्या लिया जाए? विलायक लिया जाए, तो विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है, विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वाष्प दाब भी क्या होगा? बढ़ेगा। वाष्प ज्यादा बनेगा तो दाब ज्यादा होगा, तो वाष्प दाब भी क्या होता है? इससे बढ़ता है। ऐसे ये भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं होता है टेम्परेचर के, इसीलिए सीधी लाइन हमको प्राप्त नहीं हो रही है। इस तरह से हमको कर्व प्राप्त हुआ।
बाय द वे ये जो दाब है, यहाँ का दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर। कितने के दाब के बराबर है? मतलब इतना दाब क्या है? वायुमंडलीय दाब के बराबर है। तो इसको हम सीधे इसे बढ़ाएंगे तो वो दोनों रेखाओं को कहीं ना कहीं काट रही है। ये किसका है? विलायक का है, विलायक का कर्व है। और ये किसका है? विलयन का। समझ में आ रहा होगा? दोनों काट रहे हैं। अब देखो इसको नीचे ऐसे गिराएंगे, नीचे इस पे लंब डालेंगे। अब ये देखो, ये टेम्परेचर जैसे इधर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर मतलब वाष्प दाब बढ़ेगा, और इधर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। यहां से ये देख लीजिए टेम्परेचर है T1 और ये क्या है? T2। अब बताओ कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है? T2 इज ग्रेटर देन T1। दोनों में अंतर दिख रहा है, यही अंतर क्या कहलाता है? डेल्टा। यही जो अंतर है दोनों के बीच, यही कहलाता है डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होगा? T2 माइनस T1। तो विलयन का देखिए क्वथनांक क्या हो गया? टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है तो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो ये था आपका ग्राफ। अगला आपका क्वालिटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो आपका है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक होता है, हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, हिमांक मतलब जब कोई द्रव ठोस में बदल जाती है, वह ताप जब कोई द्रव ठोस में, वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदल जाती है उस ताप को कहा जाता है हिमांक। और वह ताप जिस पर कोई द्रव गैस में बदल जाती है वही कहलाता है क्वथनांक। क्या कहलाता है? क्वथनांक। तो हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन क्या होगा? हिमांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हिमांक का कम होना ही क्या कहलाता है? अवनमन कहलाता है। हिमांक का कम होना ही क्या कहलाता है? अवनमन कहलाता है। बाय द वे हम H2O ले रहे हैं, इसको पानी कहा जाता है। इसका हिमांक क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये क्या है? विलायक है। अभी हम कोई सॉल्यूशन लें, क्या लें? सॉल्यूशन लें, मतलब पानी में कुछ घोल दें, चीनी घोल दें, तो इसका हिमांक क्या हो जाता है? ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा बल्कि -2 डिग्री सेंटीग्रेड या -3 डिग्री सेंटीग्रेड या 0.9 डिग्री -0, मतलब माइनस में चला जाता है। तो माइनस में चला जाना मतलब क्या हो गया? हिमांक का कम हो जाना, हिमांक का कम हो जाना, यही कहलाता है हिमांक का अवनमन। सबसे पहले इसके लिए ग्राफ बना लीजिए। फिर देखो, फिर इसकी परिभाषा हम बदल रहे हैं। कैसी परिभाषा दिया जाएगा? देखो कौन सी परिभाषा? वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। ध्यान दीजिए, यदि ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, वाष्प दाब जो होता है, जो विलयन का वाष्प दाब है, ठोस के वाष्प दाब के यदि बराबर हो जाए तो वही ताप आपका कहलाता है हिमांक। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहा जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब ठोस का वाष्प दाब यदि विलयन के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा तो वो विलयन किस अवस्था में आ जाएगी? ठोस अवस्था में आ जाएगी। अब आप जानते हैं कि ठोस का वाष्प दाब या तो बहुत कम होता है या तो शून्य होता है। क्या होता है? या तो बहुत कम होता है या तो क्या होता है? शून्य होता है। तो ध्यान दीजिए,
अब की बार हम क्या करेंगे, पानी को गरमाएंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। तो एक बाय द वे यहाँ पर ये ए है और यहाँ पर ये ए बी, ये टेम्परेचर हो गया, ये प्रेशर हो गया, मतलब वेपर प्रेशर हुआ। अब आप जानते हैं कि तापमान अगर सेम है, सेम टेम्परेचर लिया जाए, एक ही ताप पर लिया जाए, एक ही ताप पर लिया गया, तो विलेय का वाष्प दाब ज्यादा होता है कि विलायक, विलयन का, विलायक का, किसका ज्यादा होता है, विलायक का वाष्प दाब सबसे ज्यादा होता है, और विलयन का उससे क्या होता है, कम होता है। तो या ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, विलायक को, और ए भी किसको प्रदर्शित कर रहा है, विलयन। ध्यान दीजिए। अब जैसे जैसे हम ठंडा करेंगे, ताप इधर घटाएंगे, जैसे जैसे हम इसको ठंडा कर रहे हैं, तो जब ठंडा करेंगे, ये आपका है विलयन, और ये आपका, ये ग्राफ किसका बनेगा, विलायक का। तो ठंडा जब करेंगे तो वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। वाष्प दाब कम होते होते वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा, कम हुआ। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट प्राप्त होगा, फिर और जब ठंडा करेंगे तो इस प्रकार हमको प्राप्त होगा। यहां से यहां तक जो ग्राफ है ये द्रव अवस्था, लिक्विड फॉर्म में है, और यहां से एक ऐसा ट्रांजिशन फेज है कि यहीं से फिर टेम्परेचर जैसे हम डाउन करते हैं तुरंत एक अवस्था में आ जाती है, ठोस अवस्था में। तो इधर का मामला कैसा है, ठोस। ये विलायक था, द्रव अवस्था में था, यहां तक ठंडा किए। अब जिस टेम्परेचर पर इसको ठंडा किए यहां तक, इसी को कहा जाता है हिमांक। क्या कहा जाता है, हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहा जाता है, हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। बोलो, फिर इसको विलयन का कर्व बनाएंगे, तो ये भी ठंडा करेंगे तो इसे आएगा, ठंडा होते होते हो गया ठंडा। फिर यहाँ पर आ गया तो ये ट्रांजिशन फेज प्राप्त हुआ, फिर ये किस अवस्था में आ जाएगा, सॉलिड, तो सॉलिड हो गया। और ये किस अवस्था में है, लिक्विड। ध्यान दीजिए, यहां तक आया, यहां तक जब ठंडा किए तब ये ठोस में बदलने लगा, और इसका जैसे ठोस में बदलने लगा, इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, बहुत घट गया। देखो लगभग 0 के बराबर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ये भी द्रव है, ठंडा करते जाते हैं, करते जाते तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगा। अरे बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाते तो वेपर बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर, और घटाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और घटते घटते किसके बराबर हो जाएगा, ठोस के वाष्प दाब के। अभी जैसे यहाँ पे पहुंचा तो ये भी क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन अवस्था, लिक्विड। अब इसके इधर क्या है, लिक्विड है, और इसके इधर क्या है, ठोस है। तो ये किसका आ गया फ्रीजिंग पॉइंट, विलयन। तो ये कर दिए हम विलायक का T1, और ये क्या कर दिए, T2। विलयन का एक है फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हिमांक, और एक किसका है, विलयन का है। एक विलायक का है, एक विलयन का है। तो इन दोनों का जो अंतर आ रहा है यही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक का अवनमन। हिमांक देखो, यहाँ पर टेम्परेचर बाय द वे 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ का टेम्परेचर कम होगा इससे, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड बाय द वे इसका है, तो इसका क्या होगा, -2 3 होगा। तो आप एक चीज क्लियर हुआ कि हिमांक का घट जाना क्या कहलाता है, हिमांक का अवनमन। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होगा, T2 माइनस T1। हुआ बिठाए, ग्राफ बना लीजिएगा। ये वाष्प दाब है, वो ताप। ये यदि
विलयन में अवाष्पशील विलेय उपस्थित हो तो विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम हो जाता है जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। हम अपनी भाषा में लिखा रहे हैं जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज तो क्लियर हुआ। अब आप एक चीज याद रखिए, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा, T2 माइनस T1, और यह डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्मॉल एम। मतलब कहने का अर्थ है कि विलयन अवाष्पशील इसको मिटा दे रहे हैं, विलेयुक्त विलयन के हिमांक का अवनमन विलयन के मोललता के अनुक्रमानुपाती होती है। डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्मॉल एम। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ स्मॉल एम। या इसी के एफ को क्या लिख सकते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक, या लिख सकते हैं हिमांक अवनमन स्थिरांक। क्या लिख सकते हैं, हिमांक अवनमन स्थिरांक, या मोलल अवनमन स्थिरांक भी कहा जाता है। तो यम की वैल्यू रख दीजिए, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी गुणे 1000 बटे एम बी गुणे डब्ल्यू ए। ये आपका हो गया किसका फार्मूला, डिफ्रेंशियल हिमांक का अवनमन का फार्मूला है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आज इतने ही। नेक्स्ट कल हमारे चैनल पे नए हैं तो 10 वीडियो इससे पहले अपलोड किया जा चुका है, आप उसको क्रम से देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, सारी चीज़ें करते रहिए। और आज इतने ही। नेक्स्ट कल आपका दिन शुभ।